Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and in this part 4 video lecture of motion in a straight line we will discuss about path length, distance and displacement. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, तो डेफिनेटली जब भी कोई बॉडी, कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, इट मीन्स कि वो अपनी प्लेस को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब पहुंचता है, एक प्लेस से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जब वो पहुंचता है, तो डेफिनेटली उसके मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पाथ का कैलकुलेशन करना होता है कि एक्चुअल में उसने कितना पाथ कवर किया, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी पोजीशन में. तभी जाकर हम उसके मोशन को कैलकुलेट कर पाएंगे. इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो मोशन पाथ को कैलकुलेट करने के लिए पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीन अलग अलग पैरामीटर हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है और ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं इस लेक्चर में. बड़ा मज़ेदार लेक्चर है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है. ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ लॉट. कंसिडर कीजिए कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर प्लेस्ड है फ़िलहाल, और इस पॉइंट ए से वो ट्रैवल करना शुरू करेगा. और सपोज़ उसने ट्रैवल करना शुरू किया पॉइंट बी की तरफ, और वो इस तरह से बिना किसी रुकावट के अलग अलग डायरेक्शन से होता हुआ, टहलता हुआ पॉइंट बी पर पहुंचता है. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि उसने स्ट्रेट लाइन मोशन किया, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है. वो बिल्कुल टहलता हुआ, लहराता हुआ, पता नहीं कैसे कैसे पहुंच गया पॉइंट बी पर. सपोज़ हो सकता है कि वो ये वाला रास्ता फॉलो करता और इस रास्ते से पहुंच जाता पॉइंट बी पर, और बिल्कुल घूमता हुआ पॉइंट बी पर पहुंचता. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई पर्टिकुलर बॉडी या पार्टिकल पहुंच रहा है, तो उसने ये जो पाथ ट्रैवल किया है, इस पाथ के बारे में हम पता करें कि एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी है. तो डेफिनेटली इस पाथ की जो लेंथ होगी, इस पाथ को अगर मैं मीटर स्केल से कैलकुलेट करूं या किसी मेजरिंग टैप से मेज़र करूं, तो डेफिनेटली इसकी जो लेंथ होगी, जो टोटल पेरीमीटर आएगा इसका, वही होगा इसकी पाथ लेंथ. We can say total length of path traveled by any body in any direction while moving from the initial position, that is a source, to the final position, that is a destination, is called path length. तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर पॉइंट ए जो है वो बेसिकली क्या है, सोर्स है, और पॉइंट बी क्या है, दैट इज दिस इज बेसिकली द डेस्टिनेशन. यहाँ से हमें क्लियर हो गया पॉइंट ए इज़ अ सोर्स और पॉइंट बी इज़ अ डेस्टिनेशन. पॉइंट ए से, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पॉइंट बी तक पहुंचने में बॉडी ने जितना पाथ लेंथ कवर किया, वो जितना पाथ उसने ट्रैवल किया, उस पाथ की लेंथ कहलाती है पाथ लेंथ. और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. हमने कहा कि इन एनी डायरेक्शन, हमने डेफिनेशन में कह दिया इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है बॉडी. तो यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं डेफिनेटली. इसलिए पाथ लेंथ जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसे हम मेज़र करेंगे नॉर्मली मीटर में. पाथ लेंथ को मेज़र किया जाएगा मीटर में. जब हमें पता चल गया कि पाथ लेंथ क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वाइल रीचिंग फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो इस पाथ लेंथ को ही जब हम कहेंगे कि बेसिकली कितना पाथ लेंथ कवर हुआ, तो एक्चुअल में वही पाथ लेंथ कहलाती है डिस्टेंस. हम उसे फिर कहते हैं इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस, कि किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की. डिस्टेंस भी बेसिकली क्या डिफाइन करती है, डिस्टेंस भी उस पाथ की लेंथ को डिफाइन करती है. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेसिकली पाथ लेंथ और डिस्टेंस में. अगर देखें तो एक्चुअल में जो पाथ लेंथ है वही डिस्टेंस है. अगर किसी बॉडी ने ट्रैवल किया है एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर वो ट्रैवल कर रही है बॉडी, तो डेफिनेटली इस पाथ की जो लेंथ होगी, उसको हम नॉर्मली ये कहेंगे कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो यहाँ से समझ में हमें आ रहा है कि बेसिकली पाथ लेंथ ही एक्चुअल में क्या डिफाइन करती है, डिस्टेंस को डिफाइन करती है. तो डिस्टेंस बेसिकली मेज़रमेंट का एक पार्ट हो गया, या मैं ऐसे कहूँ कि बेसिकली अगर मैं पाथ लेंथ को डिफाइन कर रहा हूँ, तो पाथ लेंथ को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डिफाइन किया जा रहा है. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. और ऑब्वियसली पाथ लेंथ अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली
यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, आपको याद रखना है। अगर किसी बॉडी ने ट्रैवल किया है, अगर किसी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल किया है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ज़ीरो का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पर ही प्लेस है, बॉडी अपनी जगह से हली भी नहीं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ तो डेफिनेटली उस वक्त हम कह सकते हैं इसका पाथ लेंथ ज़ीरो है या इसकी डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो ज़ीरो है। पर अगर बॉडी ने ट्रैवल किया है, बॉडी अगर मोशन में है, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी पाथ लेंथ कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। और हाँ, वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, पाथ लेंथ और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। सो इट कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकते और ज़ीरो भी नहीं हो सकते ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और डेफिनेटली पाथ लेंथ को हम मेज़र कर रहे थे मीटर में, तो डिस्टेंस भी किस में डिफाइन की जाएगी, मीटर में डिफाइन की जाएगी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली पाथ लेंथ और डिस्टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है, चाहे ये वाला पाथ फॉलो कर सकती है या फिर ये वाला पाथ फॉलो कर सकती है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है। अब अगर हम सिंपली बस देखना चाहें कि एक्चुअल में इस बॉडी ने अपनी पोजीशन में कितना चेंजेस किया है, अगर हमें मतलब नहीं कि इसने किस पाथ को फॉलो किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इसने किस पाथ को फॉलो किया और इसने कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, बट हमें मतलब सिर्फ इससे है कि बॉडी पहले पोजीशन ए पर थी और पहले बाद में पोजीशन बी पर जब ये पहुँच गई तो एक्चुअल में इसने अपनी पोजीशन को कितना चेंज किया, या मैं ऐसा कहूँ कि पोजीशन ए से पोजीशन बी में कितनी शिफ्टिंग हुई है, या बॉडी जब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है तो इसमें एक्चुअल में इसकी लोकेशन में शिफ्टिंग कितनी हुई है। तो अगर हम इस शिफ्टिंग को कैलकुलेट करें, इस शिफ्टिंग को कैलकुलेट करें कि एक्चुअल में टोटल शिफ्टिंग कितनी हो रही है, तो ये जो शिफ्टिंग है हम ऐसा कहेंगे कि बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस हो गई, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई है। इसने अपनी पोजीशन को, अपने प्लेस को चेंज कर लिया, पहले प्लेस ए पर थी अब प्लेस बी पर पहुंच गई, इसलिए बॉडी ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लिया पॉइंट ए से बी की तरफ। और पॉइंट ए क्या कहलाएगी, इसकी इनिशियल पोजीशन, आपको याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन। और पॉइंट बी कहलाएगा इसका फाइनल पोजीशन। तो हम ऐसा कहेंगे कि बॉडी जो ए है, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो गई, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, ये एरो शो कर रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस हो चुकी है। सो अगर हम देखें कि बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस ए से बी की तरफ, तो ए से बी के बीच की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहलाएगी, ये वो सबसे छोटी डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रैवल करती ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी दो पोजीशन के बीच में किसी बॉडी का, वो हमेशा उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगी, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस भी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोजीशन को, और इसके अलावा इस पोजीशन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ। डेफिनेटली ये तीनों पाथ जो हैं, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, इन तीनों की पाथ लेंथ अलग अलग है। अब इसमें से अगर सबसे छोटी पाथ लेंथ अगर किसी की है तो वो ये वाली, दिस वन। सो हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, वो उन दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटी पाथ लेंथ होती है या सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया होगा अब आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of any object during the motion is called displacement. The displacement of an object is in a given time can be positive, zero और negative। सबसे ख़ास बात जो आपको याद रखनी है कि किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यही एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से इसका कंपैरिजन शो करता है, क्योंकि अभी हमने देखा डिस्टेंस और पाथ लेंथ के बारे में कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होते। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब ये कैसे होगा वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देख रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और इसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड उन दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन करता है। और जैसा अभी मैंने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। इट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक डायरेक्शन डिफाइन हो रही है इसकी। सो डायरेक्शंस की जब बात की जाती है मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ में, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जैसा कि ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच की, और ऑब्वियसली ये भी एक तरह की डिस्टेंस ही है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, मीटर होगी। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेज़र किया जाएगा। अब देखिए किस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है। आप देख सकते हैं, आपको सामने एक एग्जांपल नज़र आ रहा है। सपोज़ ये एक स्केल है, इस स्केल पर बहुत सारी मार्किंग की हुई है -80 से लेकर +160 तक, और यहाँ पर क्लियरली एक ओ जो सिंबल दिया हुआ है, ओ, दिस इज़ अ ओरिजिन, कि कोई भी बॉडी जब चलना शुरू करेगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से चलना शुरू करेगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एक्स को या नेगेटिव डिस्टेंस को, जबकि इसका राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव एक्स को डिफाइन कर रहा है। इट मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है। और ये पूरा की पूरा जो स्केल है ये एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है कि इट इज़ बेसिकली द एक्स एक्सिस। इट मीन्स कि आपको याद आ रहा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो हम उस बॉडी के मोशन को किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर करते हैं। सो लेट अस कंसिडर कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है, वो बॉडी जो है इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो सपोज उस बॉडी ने अपना मोशन शुरू किया पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से जब इसने अपना मोशन शुरू किया तो ये बॉडी राइट हैंड साइड की तरफ मोशन करना शुरू हुई। सपोज सबसे पहले बॉडी ज़ीरो से चली और कहाँ पर पहुँची, पॉइंट ए पर। ओ से पॉइंट ए पर जब ये बॉडी पहुँची, ओ ए इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, मार्किंग से क्लियर हो रहा है पूरा कि ए पर कितनी मार्किंग है, 140। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इस बॉडी ने क्या किया, 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। अब 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसा अभी हमने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन में शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बॉडी ज़ीरो से चली या पॉइंट ओ से चली और पॉइंट ए पर जब वो पहुंची तो इसकी पोजीशन में जो शिफ्टिंग है वो भी कितना है, 140 मीटर का ही है। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 140 तक, तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन में जो शिफ्टिंग होगी वो भी 140 मीटर ही होगी। अब यहाँ पर एक सबसे जो ख़ास बात आपको देखनी है वो ये है कि हमने अभी कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कैसा मोशन कर रही है, बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक ही लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। क्लियर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। अब सपोज क्या हुआ, बॉडी जब पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ पहुंच गई, अब क्या हुआ, बॉडी सपोज इस पॉइंट ए से रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगी। अब बॉडी वापस ए से पहुंची और ए से निकली और कहाँ पहुंची, इस ए से निकलकर पॉइंट बी तक पहुंची, वापस आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब वापस रिवर्स हो रही है इस डायरेक्शन में, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ गई। तो आप देखेंगे पॉइंट ए से बी की तरफ जब बॉडी आई तो एक्चुअल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए 140 है, पॉइंट बी 80 है, तो 140 में से 80 माइनस करें तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 60। तो अब अगर हम इस अब से कहें कि चलिए बॉडी ने ओ से लेकर बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कहेंगे कि पहले बॉडी ने 0 से लेकर ए तक गई, तब उसने 140 मीटर
डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन उसके बाद बॉडी ए से वापस बी पर आई, तब इसने 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने इस तरह से 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ से बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी की पोजीशन अभी कहाँ पर है, पॉइंट बी पर, और इनिशियल पोजीशन ये हो गई बॉडी की फाइनल पोजीशन पॉइंट बी, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली, दिस वन। और अभी हमने देखा कि बेसिकली अब अगर मैं देखना चाहूँ कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन में शिफ्टिंग। तो मुझे नज़र आ रहा है बॉडी अभी एक्चुअल में कहाँ पर है, पॉइंट ए से, पॉइंट ओ से पॉइंट बी पर शिफ्ट हो गई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से बड़ा सिंपल सा तरीका है इसे कैलकुलेट करने का। आप जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन क्या है, दिस बी, इस बी पर वैल्यू कितनी है, 80। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस हैज़ बिकम द 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0, इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी 0। सो हम कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 80 मीटर का। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉडी रिवर्स आ गई अपनी पोजीशन से, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ 80 मीटर का, जबकि इसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टोटल 200 मीटर का। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि जब भी कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करेगी और वापस इसी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में रिटर्न आएगी, तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए एक केस और कंसिडर करते हैं। तो हमने जैसा कहा बॉडी ने पॉइंट ओ से अपनी जर्नी शुरू की। इनिशियली बॉडी पहुंची कहाँ पर पहुंची, बॉडी पॉइंट ए पर पहुंची। पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद बॉडी फिर वापस रिटर्न हुई पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी की तरफ आई और फिर पॉइंट बी से और आगे बढ़ते हुए पॉइंट सी पर पहुंच गई, पॉइंट सी पर पहुंच गई। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो आप बताएंगे पॉइंट ओ से लेकर ए तक पहुँचने में इसे 140 मीटर लगे, टोटल 140 मीटर, ठीक है। देन फिर ए से वापस रिटर्न आया बी की तरफ, तो 140 80 कितना होगा, टोटल 60 मीटर। देन इस बी से फिर अगेन बॉडी आगे चली, कहाँ पर, आगे चली सी तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बी से लेकर ओ तक तो हो गया 80 और फिर यहाँ से चली 60। इट मीन्स 80 और 60, 80 प्लस 60। अब आप टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 160 80 140, ये हो जाएगा 200 एंड 340। तो आप कहेंगे टोटल 340 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, 340 मीटर का। और वहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए बॉडी की इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, दिस वन इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है अभी फ़िलहाल 60 माइनस 60, सॉरी यहाँ पर फाइनल पोजीशन है -60। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये हो गया -60, ठीक है। और वहीं पर अगर हम इनिशियल पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन है इसकी 0, इनिशियल पोजीशन है 0, तो मैं लिख सकता हूँ -0। आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -60 मीटर। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बॉडी है उस बॉडी का अब जो डिस्प्लेसमेंट है, जब बॉडी पॉइंट सी पर पहुंच गई तब उसका डिस्प्लेसमेंट है -60 मीटर। और ये -60 मीटर ये शो कर रहा है कि बॉडी अभी फ़िलहाल इस एक्सिस पर लेफ़्ट हैंड साइड पर है, इस एक्सिस पर लेफ़्ट हैंड साइड पर है। क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो ओरिजिन से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ सारी नेगेटिव क्वांटिटी होती है या नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, जबकि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। इट मीन्स कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे सरक गई है, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है। बॉडी अगर फॉरवर्ड होती तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, बॉडी अभी क्या हुई, इनिशियल पोजीशन से रिवर्स हो गई है, तो डेफिनेटली इसे कहा जाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ चेंज इन पोजीशन एंड हैंस
It can also be calculated by subtracting initial position coordinate from the final position coordinate. इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट से फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा। और अभी हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि यहाँ पर क्योंकि हमने बॉडी का मोशन जो है वो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माना है, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ है इस एक्स एक्सिस पर, ये एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने जितना भी सब्सट्रैक्शन किया वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू में किया। अगर बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करती तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन होता वो एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ आ रही होती दोनों में होता। अगर 3 डायमेंशनल मोशन कर रही होती तो तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का सब्सट्रैक्शन होता। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस मोशन को परफॉर्म कर रही है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या शो करता है पोजीशन टाइम ग्राफ? एक्चुअल में हमें ये शो करता है कि कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी किस पोजीशन को डिफाइन कर रही है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन अभी है क्या। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस है। सपोज ये आपके सामने एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है जिसमें एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को डिफाइन किया जाता है और वाई एक्सिस पर हमेशा उसकी पोजीशन को या डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सपोज हमने कंसिडर किया कि कोई पार्टिकल है, द पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 20 मीटर, द पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 20 मीटर, then its position time graph will be a line parallel to the time axis। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है जो क्या है, x इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर कैसा है, रेस्ट में है। इस मीन्स कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 मीटर कौन सा है ये। इट मीन्स कि पार्टिकल यहाँ अगर रुक गया, अब आपने अलग अलग टाइम पीरियड पर जब इसको ऑब्जर्व किया तो आपने हमेशा और हमेशा इसको यहीं पाया। इट मीन्स कि एक टाइम स्पान में, टाइम पोर्शन में, टाइम इंटरवल में इसके कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए हम बोल सकते हैं द बॉडी इज़ इन द रेस्ट। तो बॉडी रेस्ट में है, इट मीन्स कि प्लस 20 सपोज ये 0 है, दिस 1 0, और ये 0 से ये वाला पोर्शन सपोज डिफाइन कर रहा है प्लस 20 मीटर को। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड पर जब भी हमने देखा तो बॉडी की पोजीशन हमें कांस्टेंट ही मिली, 20 ही मिली। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक ग्राफ होगा जो टाइम एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। हम बोल सकते हैं देन इट्स position time graph will be line parallel to the time axis because position coordinate of the particle does not change with the time। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सपोज वो पार्टिकल जो है वो -30 मीटर पर रेस्ट में है, ठीक है, इट मीन्स कि जो टाइम एक हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस पर जो बॉडी है वो कहाँ पर पहुँच गई, -30 मीटर पर, यहीं पर है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी हम उसको देख रहे हैं उसकी पोजीशन यही है। इट मीन्स कि बॉडी नेगेटिव एक्सिस पर क्या है, रेस्ट में है, और -30 मीटर की पोजीशन पर है। तो जब हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, इस डिस्टेंस एक्सिस की बात करते हैं, तो इसका जो अपर साइड होता है वो पॉजिटिव एक्सिस को डिफाइन कर रहा होता है, जबकि जो निगेटिव वाला पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, इसका अपोजिट एक्सिस, दिस वन। तो हम बोल सकते हैं कि सपोज अगर ये 0 है तो ये -30 होगा, -30 मीटर। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब इसको देख रहे हैं और ये रेस्ट में है, इट मीन्स कि किसी भी टाइम पर हम देखें इस बॉडी की वैल्यू हमेशा, इस बॉडी की जो पोजीशन है वो हमेशा क्या है, -30 मीटर है। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये कैसे डिफाइन होगा, एक पैरेलल एक्सिस से डिफाइन होगा, एक पैरेलल लाइन से डिफाइन होगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, बिल्कुल प्रीवियस केस जैसा ही है। अब सपोज कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि सपोज बॉडी को 0 से लेकर 20 तक पहुंचने में सपोज 1 मिनट लग रहे हैं, फिर इस 20 मीटर से लेकर 40 मीटर तक पहुंचने में भी 1 मिनट लग रहे हैं, 40 मीटर से 60 मीटर पहुंचने में भी 1 मिनट लग रहे हैं, 60 मीटर से 80 मीटर तक पहुंचने में भी एक मिनट लग रहा है। तो यहाँ से ये क्या डिफाइन कर रहा है कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इक्वल इंटरवल टाइम कितना हो गया, 1 मीटर, और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है, 20 मीटर। तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन को हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह से एक स्लोप लाइन से डिफाइन किया जाता है, इस तरह से एक रैंप सिग्नल से, इस स्लोप लाइन से क्या होता है, उसे डिफाइन किया जाता है। ये बेसिकली एक तरह की लीनियरिटी को शो कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा है कि इट मीन्स एक टाइम इंटरवल पर इसमें जो
इसमें जो चेंज पोजीशन में चेंजेस थे वो क्या थे, बिल्कुल इक्वल, एक इक्वल टाइम इंटरवल में इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पर सपोज इक्वल टाइम इंटरवल में जो होने वाले चेंजेस है वो भी क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अ पार्टिकल इज सेड टू बी in uniform motion if it covers equal distances in equal time interval. The particle is be moving uniformly along the positive x direction. आप देख सकते हैं कैसी मोशन कर रही है, along the positive x direction। हाँ, अगर सपोज ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मोशन करती तो फिर क्या होता, फिर जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरह का होता कि बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव एक्सिस को कौन डिफाइन करता है, ये वाला, दिस वन। तो यहाँ पर फिर ग्राफ कुछ इस तरह का होता, ठीक है। बट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसलिए ग्राफ को ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन को भी शो किया है कि सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर रहा होगा। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इस एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब सपोज बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं और लिफ्ट में आप बैठे एक फ्लोर पर और अचानक से लिफ्ट चलना शुरू हुई, ठीक है। लिफ्ट चलना शुरू हुई और थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करने के बाद फिर उस जब सेकंड फ्लोर आया तब लिफ्ट जाकर रुक गई। इट मीन्स कि आप देखिए समझिए कितना आसान है कि सपोज़ आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट टाइम जा रहा था, टाइम बिल्कुल रनिंग में था और टाइम के हिसाब से लिफ्ट जो थी वो पहले स्टेशनरी थी, फिर धीरे धीरे लिफ्ट ने अपनी स्पीड को बढ़ाया, फिर अचानक से लिफ्ट की स्पीड बढ़ी, टाइम भी बढ़ता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिफ्ट की स्पीड अचानक से बढ़ी और जब जैसे ही सेकंड फ्लोर आया तब लिफ्ट ने अपनी स्पीड वापस कम कर ली। इट मीन्स कि उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो गई। तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है, नॉन लीनियरिटी शो कर रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि बेसिकली जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है तब उसका ग्राफ जो है वो लीनियर ना होकर, स्ट्रेट लाइन ना होकर क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। अब ये कर्व कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के मोशन पर, ठीक है। बट हमें ये याद रखना है कि इस तरह का जो कर्व शेप है वो हमेशा बॉडी के नॉन लीनियर मोशन को डिफाइन करता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखें। हालांकि बहुत सारे डिफरेंस आपको समझ में आ चुके हैं बट इसको टेबलराइज फॉर्म के अंदर देखना अपने आप में एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो यू हैव टू ऑल्सो शो योर आंसर, यू हैव टू राइट योर आंसर इन दिस काइंड ऑफ द टेबुलर फॉर्म। तो देखिए क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो चलिए डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल, है ना। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ को शो करती है गिवन टाइम इंटरवल में। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है between the final and initial position of an object in the given time interval. Distance is a scalar quantity, distance क्या होती है, एक scalar quantity, while displacement is a vector quantity, हमें पता है because it depends on the direction either positive or negative. Again distance, there can be many paths between the two positions, so are the values of the distance traveled by an object in the given time between the two position, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस के केस में क्या होता है, बॉडी कोई भी पाथ को फॉलो कर सकती है तो उसकी पाथ लेंथ अलग अलग हो सकती है। सो डेफिनेटली दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी ने किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है। जबकि द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग बिटवीन द टू पोजिशन इन द गिवन टाइम इज ऑलवेज सेम। ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच का हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, सेम होगा। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती जैसा हमने कहा। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव।
अच्छा, ज़ीरो के नेगेटिव कैसा होगा वो हम आपको बता चुके हैं एग्जांपल में। और ज़ीरो कैसे होगा? ज़ीरो इट मीन्स कि किसी बॉडी ने चलना शुरू किया इस पर्टिकुलर पोजीशन से, सपोज़ किसी पोजीशन से चलना शुरू किया और कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद वो बॉडी वहीं पर आ गई, इसका ये मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया? सेम। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो डेफिनेटली जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो उस केस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल पोजीशन भी वही, इट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। अगेन द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन इन द गिवन टाइम इंटरवल कैन आइदर बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन नेवर बी लेस देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। अभी हमने जैसे देखा एक एग्जाम्पल देखा था प्रीवियस वाला, कि उस केस में क्या हो रहा था कि किसी कोई पर्टिकुलर बॉडी अगर लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है तो उस केस में उसका डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं। अगर बॉडी हमने देखा, फिर बॉडी क्या हुई? रिवर्स आ गई। बॉडी जब रिवर्स आई तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था और डिस्प्लेसमेंट कम था। बॉडी जब रिवर्स आई तो डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स कि आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर सपोज़ मैं बात करूं डिस्टेंस की, और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। या तो उसके बराबर हो सकता है या फिर हमें इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। आपको ये हमेशा याद रखना है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा आज का लेक्चर एंड यू एंजॉय अलॉट दिस लेक्चर। काफ़ी आसान सा सिंपल सा लेक्चर था, इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।